कश्मीर के बारामूला जिले में एक आतंकी ढेर। अब मंकी पॉक्स की जांच के लिए जाएंगे 5 तरह के सैंपल। महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर गरमाई सियासत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में क्रिकेट मैच के दौरान धमाका, खिलाड़ी ढेर। पिटबुल डॉग ने एक बार फिर मचाया कहर। इंग्लैंड की रहने वाली डैनी ने लगवाई सोने की आंख। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए यह ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बारामूला जिले के करेरी इलाके के बानी गांव बाला में आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए सर्च अभियान शुरू किया था। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स को लेकर लोग डरे हुए हैं। इसी बीच एक राहत देने वाली खबर है। अब आपको मंकी पॉक्स है या नहीं, ये संदेह खत्म हो जाएगा। ये संदेह 5 तरह की जांच के बाद खत्म होगा, जिसके बाद स्पष्ट तौर पर ये पता चल सकेगा कि आपको मंकी पॉक्स है या फिर नहीं। एक के बाद एक 5 तरह के सैंपल लिए जाएंगे। डॉक्टर विकासेंद्र अग्रवाल ने बताया कि मंकी पॉक्स की जांच के लिए व्यक्ति के 5 तरह के सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें रोगी के रक्त का सैंपल, शरीर पर पड़े छालों का पानी, स्किन या रेसिस की स्किन, यूरिन यानी पेशाब का सैंपल और स्वैब लिया जाएगा। मंडल सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह ने बताया कि 5 तरह के सैंपल इसलिए लिए जाएंगे ताकि यदि किसी भी सैंपल में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि नहीं होती है तो टीम के पास जांच के लिए दूसरा सैंपल तैयार होगा। जितने अधिक सैंपल में वायरस की पुष्टि होगी उतना ही रिजल्ट अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक सैंपल में वायरस की पुष्टि नहीं होती है तो दूसरे सैंपल में हो जाती है। ऐसे में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए 5 तरह के सैंपल से जांच होगी। पंजाब के गुरदासपुर में भी लखनऊ जैसी घटना देखने को मिली, जहां 13 साल के बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि बच्चे की जान बाल बाल बच गई, लेकिन इस हमले में मासूम बुरी तरह घायल हो गया। उसे बटाला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घायल बच्चे की दादी हरदीप कौर का कहना है कि उनका बेटा और पोता किसी काम से स्कूटर पर बैठकर गांव जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स पिटबुल को घुमा रहा था। जैसे ही इनका स्कूटर वहां से गुजरा, पिटबुल उन्हें देखकर भौंकने लगा और स्कूटर की तरफ दौड़ने लगा। मालिक के हाथ से चैन छूट गई और कुत्ते ने सीधे बच्चे की टांग को पकड़ लिया। इससे बच्चा स्कूटर से नीचे गिर गया और इसी दौरान पिटबुल ने सीधे मासूम के कान पर हमला कर दिया। उसने बच्चे के कान को बुरी तरह नोच डाला। ये देख पिता ने डंडे से कुत्ते को भगाया, नहीं तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। दिल्ली में आबकारी नीति पर फिर से सियासत गर्मा गई है। इसी बीच मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पहले दिल्ली सरकार को 6,000 करोड़ का रिवेन्यू मिलता था, अब 9,500 करोड़ रुपए का रिवेन्यू आने लगा है। आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें ही चल रही हैं और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सीबीआई ईडी के डर से कई लोग दुकानें छोड़कर जाने वाले हैं। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर मचे बवाल के बीच दिल्ली आबकारी विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिसोदिया ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन सब जानते हैं कि वहां हजारों करोड़ों रुपए की शराब बेची जाती है। अभी वहां नकली शराब से कई लोगों की मौत भी हुई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारी सरकार पिछले साल नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में ज्यादातर सरकारी दुकानें थी। दिल्ली में जो दुकानें प्राइवेट थी उनके लाइसेंस उन्होंने अपने लोगों को दिए हुए थे। दिल्ली में जो प्राइवेट दुकानें थी उनके लाइसेंस उन्होंने अपने लोगों को दे दिए थे और बहुत कम लाइसेंस फीस लेते थे। पहले दिल्ली में 850 दुकानें होती थी और हमने नई पॉलिसी में तय किया कि उतनी ही दुकानें खोली जाएंगी, कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। अफगानिस्तान के काबुल में क्रिकेट स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद खिलाड़ियों को बंकर में ले जाया गया है। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के काबुल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शपा गीजा T20 क्रिकेट लीग के दौरान एक आत्मघाती धमाका हुआ। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को एक बंकर के अंदर ले जाया गया है। लाइव मैच के दौरान ब्लास्ट होने से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के बीच अफरा तफरी मच गई है। इसको वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। इस घटना की काबुल पुलिस मुख्यालय ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। धमाका तब हुआ जब बैंड अमीर ड्रैगन्स और पामीर जालमी के बीच मैच चल रहा था।
बड़ी बात यह है कि जब हमला हुआ तब संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी स्टेडियम में मौजूद थे। बता दें कि शफाक वीजा क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग की तरह ही एक पेशेवर T20 लीग है, जिसकी स्थापना अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2013 में की थी। देश में जल्द ही नया लेबर कोड लागू हो सकता है। सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। हालांकि सरकार ने कहा है कि फिलहाल इसे लागू करने के लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्य नए लेबर कोड को एक साथ लागू करें, लेकिन अभी तक सभी राज्यों की सरकारों की तरफ से ड्राफ्ट फाइनल नहीं किया गया है। आने वाले महीनों में अगर नया लेबर कोड लागू हुआ तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों को कई फायदे मिलेंगे। राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने संसद में पिछले दिनों बताया था कि ज्यादातर राज्यों ने लेबर कोड पर अपने ड्राफ्ट नियम भेज दिए हैं, बाकी के राज्य इसे तैयार करने की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। नए लेबर कोड बैच, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े हैं। स्कूलों में वीकली छुट्टी के दिन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बिना किसी सरकारी निर्देश के झारखंड और बिहार के स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, जबकि रविवार को स्कूल खोले जा रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा के बाद अब दुमका जिले के 33 स्कूलों में शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी का मामला सामने आया है। वहीं बिहार के किशनगंज में ऐसे स्कूलों की संख्या 37 बताई जा रही है। इसकी सूचना मिलते ही राज्य सरकार हरकत में आई और जांच के आदेश दिए। दरअसल पहले झारखंड और फिर बिहार के कुछ जिलों में काफी समय से रविवार को स्कूल खोले जा रहे हैं और शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। मामला सामने आने के बाद बिहार शिक्षा विभाग मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि जिन जगहों पर ऐसे मामले सामने आए हैं वहां जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। वहीं दुमका के DSC संजय कुमार दास ने 33 स्कूलों के BO पत्र लिखकर इस मामले की जांच की सलाह दी है। इनमें सभी नाम उर्दू स्कूलों के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड और बिहार के जिन जिलों में शुक्रवार को सरकारी स्कूलों को बंद रखा गया और रविवार को खोला गया, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। शुक्रवार को विद्यालय के छात्र नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। भारतीय खिलाड़ियों ने 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन की अच्छी शुरुआत की। बॉक्सिंग में भारतीय मुक्केबाज शिव थापा ने पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी को हरा दिया। बैडमिंटन के मिक्स टीम इवेंट में भी भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। विमेन्स हॉकी में भारत ने पहले मैच में घाना को 5-0 के बड़े अंतर से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला गोल्ड इंग्लैंड के नाम रहा। ओलंपिक चैंपियन एलेक्सी ने ट्राइथलॉन में पहला गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने घाना की चुनौती को एक तरफा अंदाज में ध्वस्त कर दिया। भारत के लिए गुरजीत कौर ने सबसे ज्यादा 2 गोल लिए। नेहा, संगीता और सलीमा टेटे ने 1-1 गोल लिया। बैडमिंटन मिक्स टीम इवेंट में भारत ने पाकिस्तान को धो डाला। भारतीय स्विमर श्रीहरि 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग कंपटीशन के फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीहरि ने 54.55 सेकंड का समय निकाला और चौथे स्थान पर कायम रहे। उन्होंने ओवरऑल सेमीफाइनल में 7वें स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के शुरुआती 2 हफ्ते हंगामे में बीते हैं। गतिरोध तोड़ने के लिए सरकार महंगाई और GST के मुद्दे पर बहस कराने के लिए राजी हो गई है। इस सहमति पर पहुंचने के लिए दिन भर में अनौपचारिक मुलाकातों का दौर चला। सत्ताधारी NDA की ओर से भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश सक्रिय रहे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने अपने चैम्बर में दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा होगी, फिर मंगलवार को राज्यसभा में भी चर्चा होगी। वैसे भी संसद के सुचारू रूप से संचालित होने के हालात बन चुके हैं। राज्यसभा से इस सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों में 27 सदस्यों के निलंबन की अवधि भी पूरी हो गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुंबई को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने मुंबई के आर्थिक राजधानी होने का क्रेडिट यहां रहने वाले राजस्थानियों और गुजरातियों को दे दिया था। कार्यक्रम में कोश्यारी ने कहा था, कभी कभी मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र से, विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं, ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। उनका ये बयान महाराष्ट्र की सत्ता में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही नागवार गुजरा है। संजय राउत ने कोश्यारी के बयान पर शिंदे गुट को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कोश्यारी ने मराठियों को भिखारी बता दिया है, ऐसे में CM शिंदे को एक्शन लेना चाहिए। वहीं शिंदे गुट ने भी कोश्यारी के इस बयान को राज्य का अपमान बताया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस बयान की विपक्ष ने जमकर आलोचना की है।
राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में भाजपा समर्थित मुख्यमंत्री होते ही मराठियों और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान शुरू हुआ है। स्वाभिमान और अपमान के मुद्दे पर अलग हुआ गुट अगर इस पर चुप बैठता है तो शिवसेना का नाम ना ले। कम से कम सीएम शिंदे इसका विरोध तो करें। ये मेहनती मराठी लोगों का अपमान है। राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का बयान आहत करने वाला और निंदनीय है। राज्य के लोगों ने अपनी मेहनत से महाराष्ट्र बनाने के लिए पसीना खून बहाया है। कई लोगों ने बलिदान दिया और कई को जेल हुई। राज्यपाल को इतिहास की जानकारी नहीं है। सीएम एकनाथ शिंदे इसकी निंदा करें और केंद्र से राज्यपाल को हटाने की मांग करें। ये सावित्रीबाई फुले और शिवाजी का अपमान है। इससे सारा महाराष्ट्र क्रोधित है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में शुक्रवार को 23 दौर के बाद 1,49,855 करोड़ रुपए की बोलियां देखी गई। सरकार ने कहा कि बोलियां शनिवार को भी जारी रहेंगी। 5G एयरवेव के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों में रिलायंस जियो सबसे आगे है। इसके बाद भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और गौतम अडानी की कंपनी है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा तीसरे दिन कुल बोली 1,49,623 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से संकेत मिलता है कि देश के दूरसंचार उद्योग ने 5G प्रगति में एक लंबा सफर तय किया है। नीलामी पर रखे गए कुल स्पेक्ट्रम का लगभग 71% अस्थायी रूप से बेचा जा चुका है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। रेडियो तरंगों के लिए निरंतर रुचि के चलते बोली प्रक्रिया को शनिवार तक बढ़ा दिया गया है। कई बार इंसान को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब जान बचाने के लिए उसे अपने बॉडी के पार्ट्स की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसमें जान तो बच जाती है, लेकिन इंसान को अपनी पूरी जिंदगी किसी खास पार्ट के बिना बितानी पड़ती है। ऐसी स्थिति से गुजर रही है लिवरपूल की रहने वाली डैनी। सिर्फ 6 महीने की उम्र में बीमारी की वजह से उनकी एक आंख निकालनी पड़ गई थी। इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें नकली आंख फिट कर दी थी, लेकिन डैनी कभी अपनी इस आंख से खुश नहीं थी। लोग उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। सिर्फ 6 महीने की उम्र में डैनी को रेटिनोब्लास्टोमा हो गया था। इसकी वजह से डॉक्टर्स को उसकी एक आंख पूरी तरह निकालनी पड़ी। इसके बाद डॉक्टर्स ने उसे प्रोस्थेटिक आई लगा दी, लेकिन कभी भी डैनी इसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। अब डैनी ने अपने आंख को सोने की पुतली से रिप्लेस किया है। अपनी गोल्डन आंख की तस्वीर डैनी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जहां वो वायरल हो रही है। लोगों को डैनी की आंख काफी आकर्षित कर रही है। अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। तो आज के बुलेटिन में हमारा आपसे सवाल है, पहली बार मोबाइल जर्नलिज्म की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? सही जवाब बताने वाले 2 यूजर्स का नाम हम अपने आने वाले बुलेटिन में लेंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी ऐप द लीडर हिंदी को अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।